हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में अब आपका केवल एक दिन रह गया है और पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में हमने लगभग सभी वीडियोस दिए थे। पत्रकारिता और जनसंचार का भी मैंने एक वीडियो दिया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ मैंने दिए हैं। एग्जाम में जाने से पहले वो देख लेना। आप सभी को पता है दोस्तों, जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उसमें प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया में आपका अखबार वगैरह आ जाते हैं, मैगजीन वगैरह आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाग ए में हम देखते हैं तो उसमें आपका रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, सिनेमा वगैरह आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा हिंदी सोशल मीडिया है, ये आज के समय का एक मीडिया है दोस्तों, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसलिए हिंदी सोशल मीडिया आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर भी। तो इससे संबंधित वीडियो बहुत कम जगह पे आपको मिलती है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो मैं लास्ट टाइम पे दे रहा हूँ। एग्ज़ाम से पहले आप इसको देख लें, क्या पता कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत ना हो। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी सोशल मीडिया। हिंदी सोशल मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर प्रकार हैं, कैसे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है, क्यों हिंदी सोशल मीडिया को द्रुतगामी मीडिया माना जाता है वर्तमान समय में। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी सोशल मीडिया। करेंगे सिनेमा की। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने देखा कैसे रेडियो की शुरुआत होती है और रेडियो कैसे पॉपुलर हो जाता है, और उसके बाद टेलीविज़न की दुनिया भी हमने देखी कि भारत में टेलीविज़न का क्या इतिहास रहा, दूरदर्शन या टेलीविज़न इंडिया कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा और लोगों के दिलों में छा गया था। ऐसे ही सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन का साधन सिनेमा को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आज भी सिनेमा में आप देखते हैं ना, बहुत सी इंडस्ट्रीज़, हम भारत की बात करते हैं, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, कॉलीवुड है, यानी कि जो मेन हमारा हिंदी भाषा का जो सिनेमा माध्यम है वो हमारा बॉलीवुड माना जाता है, जहाँ से हमारी हिंदी भाषी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं। उसके अलावा भी क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सी मूवीज अब रिलीज़ होने लगी हैं। ठीक है, अगर सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा का जो गढ़ माना जाता है एक हिसाब से वैश्विक ग्लोबली, तो वो हॉलीवुड माना जाता है ना। अब सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो आपके समझ में आ ही गया होगा, थिएटर में जाकर हम जो देखते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाकर जो हम देखते हैं वही तो सिनेमा है, कोई मूवी वगैरह। ठीक है, तो ये भी जनसंचार का एक माध्यम है, क्योंकि आप देखते होंगे ना, कोई भी मूवी जो है उसमें कोई ना कोई सोशल संदेश तो होता ही होता है, या कोई भी ऐसी मूवी नहीं होगी जो हमारे सामाजिक जीवन पर आधारित ना हो। बहुत रेयर केसेस होते हैं। वो हमारे आसपास होने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण जो जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, इसके साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े जो पहलू होते हैं, उन पर ही कोई भी मूवी बनती है और उसी को परोसा जाता है, और इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन भी स्थापित होता है। इसलिए जनसंचार के माध्यम में सिनेमा का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सिनेमा की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे हमने पढ़ा, रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, टेलीविज़न का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने। ऐसे ही सिनेमा में जो पहला मिनी स्कोप बनाया गया था वो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बनाया गया था। एडिसन का नाम सुनकर आपको एक याद आया होगा कि एडिसन ने विद्युत जो बल्ब था उसका भी आविष्कार किया था, है ना। तो पहला मिनी स्कोप बनाया गया था 1883 में, 1883 में। और विश्व की जो पहली फिल्म थी वो फिल्म है हमारी रॉन हे गार्डन सीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रॉन ही गार्डन सीन को पहली मूवी माना जाता है कि जो कि फ्रेंच भाषा में बनी थी, और ये 1888 में बनी थी ये मूवी। ठीक है, बहुत छोटी मूवी थी, शॉर्ट मूवी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं भारत में। तो भारत में जो फिल्म का जो दौर शुरू हुआ या सिनेमा का दौर शुरू हुआ वो 1913 में पहली जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसके द्वारा हुआ। यानी कि भारत की जो पहली मूक फिल्म थी, क्योंकि जब भारत में सिनेमा आया ना, भारत की जो पहली फिल्म बनी वो मूक थी, यानी कि साइलेंट मूवी थी वो। ठीक है, उसमें आवाज़ नहीं थी, तो साइलेंट मूवी थी, बिल्कुल हाव भाव इसमें किए गए होंगे, मूक संवाद बोल सकते हैं। और राजा हरिश्चंद्र जो कि बहुत दानी थे, उन पर आधारित ये मूवी थी। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हमारे दादा साहब फाल्के। ठीक है, कौन थे? दादा साहब फाल्के। इसीलिए दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का पितामह कहा जाता है ना। दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का पितामह कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर आपने देखा होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है। भारत में जो पहली फिल्म बनी थी उस फिल्म के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, वो कौन थे? दादा साहब फाल्के थे, है ना। इसके बाद देखिए, भारत की जो पहली बोलती फिल्म आई वो 1931 में आई, जिसका नाम था आलम आरा। अब क्या समझे इससे? तो भारत की जो पहली साइलेंट मूवी थी वो तो हरिश्चंद्र थी, 1913 में आई हुई, लेकिन भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा, ठीक है, 1931 में ये फिल्म आई थी।
ध्यान रखेंगे, यानी कि इस फिल्म से अब आवाज़ शुरू हो गई थी। और इसके बाद देखिए धीरे धीरे फिर हमारे फिल्मों का दौर शुरू हो गया। बड़े बड़े एक्टरों के नाम शुरू हो गए, पृथ्वीराज कपूर है, मनोज कुमार है, दिलीप कुमार, ऐसे ऐसे सलीके अभिनेता आए और उनकी जो मूवीज़ थी बहुत फेमस हुई। ठीक है, 40 के दौर में, 50 के दौर में, उसके बाद तो फिर 60-70 के दशक में तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनने लगी। और वर्तमान समय की बात करी जाए तो बॉलीवुड में सैकड़ों मूवीज़ बनती हैं आज एक साल के अंतर्गत, है ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सिनेमा से जुड़े। और भारत में सिनेमा की शुरुआत करने का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को, इसलिए इनको भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमारे एक नाम और आता है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को भी भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे हमारे पाठ्यक्रम में जो है ना, इंटर के पाठ्यक्रम में पथेर पांचाली वगैरह, इनकी जो फेमस मूवी है पथेर पांचाली, तो सत्यजीत रे ने ही डायरेक्ट किया है उसको। उससे संबंधित एक कथा भी हमारी 12th के किसी पाठ्यक्रम में है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ना। अब देखिए फिल्म की कहानी के 3 चरण होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। किसी भी फिल्म की कहानी के 3 चरण होते हैं। कोई भी सिनेमा में फिल्म आती है तो 3 स्टेप में बनती है। वो पहली होती है उसमें कथा या कहानी, स्टोरी। इसके बाद होती है पटकथा, जिसको स्क्रीन पे लेकर जाता है। कैसे पटकथा मतलब कथा का ही संक्षिप्त रूप हो गया कि कैसे उसको हम परोसेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद डायलॉग या संवाद जो होता है, डायलॉग जो बोले जाते हैं ना, जैसे आप बड़ी बड़ी मूवीज़ के डायलॉग हमेशा याद रहते हैं, तो वो डायलॉग का भी एक महत्वपूर्ण रोल है किसी भी फिल्म की कहानी में। तो फिल्म की कहानी के कितने चरण हैं? 3 चरण होते हैं। भारत की जो पहली रंगीन फिल्म थी वो थी किसान कन्या, 1937 में आई थी। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। हमने देखा भारत की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। और भारत की पहली जो कलर मूवी थी या कलर फिल्म थी वो थी किसान कन्या, 1937 में रिलीज़ हुई थी। देखिए जो हमारा सिनेमा है, सिनेमा पर जो नज़र रखता है, या सिनेमा को जैसे आपने पढ़ा है ना, बैंकों का बैंक आरबीआई है, और जो सेबी होता है वो हमारा स्टॉक मार्केट पे नियंत्रण रखता है, नज़र रखता है। ऐसे ही सिनेमा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सरकारी तंत्र भी बनाया गया है, जिसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये 1952 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। किसी भी मूवी को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से होकर गुजरना पड़ता है। उस मूवी की समीक्षा की जाती है कि वो रिलीज करने लायक है नहीं, या वो किस कैटेगरी की फ़िल्म है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखने का काम, यानी कि फ़िल्मों पर जो देख रेख होती है, या फिल्मों का एक बोल सकते हैं कि नियंत्रक बोर्ड है हमारा सेंसर बोर्ड, ठीक है। जब सर्टिफिकेट मिल जाता है मूवीज़ को तो फिर उसके बाद अच्छे से वो रिलीज हो सकते हैं। तो आप हमेशा देखते हैं कभी भी कोई फिल्म शुरू होती है ना, तो फिल्म शुरू होने से पहले एक सर्टिफिकेट टाइप का आता है स्क्रीन पे, जिसमें फ़िल्म का नाम होता है और फिल्म का ड्यूरेशन होता है। फिल्म को सर्टिफिकेट मिलता है, यूए ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट होता है। तो आपने देखा होगा ये हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ही देता है। ओके, तो ये तो था हमारा सिनेमा। जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है सिनेमा, समाज का बोल सकते हैं आईना है सिनेमा, ठीक है। क्योंकि समाज में ही होने वाली घटनाओं को परोसा जाता है या उन्हीं को पिरोया जाता है सिनेमा के अंतर्गत। इसके बाद हम आते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चौथा उदाहरण मैंने आपको बताया, इंटरनेट। इंटरनेट की विस्तृत चर्चा अभी सोशल मीडिया में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको जानना कि इंटरनेट क्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि डिजिटली, तो इंटरनेट भी डिजिटली तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आज विश्व भर के इतने कंप्यूटर या इतने सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली मानी जाती है। इंटरनेट का जो अगर मैं परिभाषा बोलूँ, इंटरनेट इंटरनेशनल नेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जाल। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय जाल है, यही इंटरनेट की परिभाषा है, ठीक है। तो इंटरनेट एक हिसाब से क्या है, जितने भी कंप्यूटर हैं विश्व में उन सभी को जोड़ने का एक तंत्र है या जाल है, ठीक है। इंटरनेट को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब तीसरा जो उदाहरण है जनसंचार का, सोशल मीडिया में। तो हमारे 2 मीडिया यहाँ पे कंप्लीट हो गए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया के अंतर्गत ही इंटरनेट एक महत्वपूर्ण घटक है, या आज जो सोशल मीडिया इतने चरम पर पहुँची है उसका मेन कारण इंटरनेट है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जो अन्य मीडिया से अलग है तथा इंटरनेट के माध्यम से एक आभासी दुनिया बनाता है। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, जिसका उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर समाज में पहुंच बना सकता है। यानी कि आज हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म तो हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हम उनमें लिखते हैं, एप्लीकेशंस हैं, सोशल साइट्स हैं, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उन सभी को चलाने के लिए या उनकी आत्मा में बोल सकता हूँ वो कौन है, इंटरनेट है।
विदाउट इंटरनेट हिंदी सोशल मीडिया बोलूँ मैं या सोशल मीडिया बोलूँ, वो एक हिसाब से क्या है, बिल्कुल प्राणहीन है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो सोशल मीडिया इतनी चरम पर नहीं होती। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका कि सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो सोशल मीडिया का वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण घटक इंटरनेट है। और कभी भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मीडिया का वर्तमान समय में सबसे द्रुतगामी माध्यम कौन सा है। द्रुतगामी का मतलब होता है एक्सप्रेस, बहुत तेज़। तो मीडिया का वर्तमान समय में जो एक्सप्रेस वे है या मीडियम है, एक्सप्रेस मीडियम, वो हमारा इंटरनेट है या सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम आप देखते हैं ना कितनी जल्दी से कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो जाती है, कोई भी घटना बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो ये द्रुतगामी एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो ये तो सोशल मीडिया की डेफिनेशन है। सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट सबसे आवश्यक घटक है, ध्यान रखेंगे। तो आप जानेंगे इंटरनेट को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इंटरनेट जो होता है, परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे कंप्यूटरों का जाल है पूरे विश्व भर में। और इंटरनेट की स्थापना का विचार सबसे पहले आया था 1962 में। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था J.C. लिकलाइडर। ठीक है, J.C. लिकलाइडर के दिमाग में विचार है क्यों नहीं कि सूचनाओं को बांटने के लिए एक ऐसा जाल तंत्र तैयार किया जाए जिससे आपस में सभी लोग जुड़ पाएँ। तो इसीलिए जो हमारे प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर हैं, इनको इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। और वहीं में हम बोले ऑफिशियल तौर पे इंटरनेट के आविष्कार की हम बात करते हैं तो ऑफिशियली इंटरनेट का आविष्कार होता है 1969 में, और ये DoD के द्वारा होता है अमेरिका में। DoD की मैं बात करूँ तो DoD का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि जो अमेरिका का उस समय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, रक्षा विभाग हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए इंटरनेट को बनाया था ताकि जो भी उनके इक्विपमेंट होंगे या जो भी उनकी जानकारी होगी वो आपस में वो लोग साझा कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता है और 1989 में जब हमारा इंग्लैंड निवासी टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया तो उसके बाद इंटरनेट क्या हुआ, पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल गया। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आने के कारण इंटरनेट का प्रचार प्रसार और ज़्यादा सरल हो गया था। तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था, 1989 में। इसके बाद 1991 का जैसे वर्ष आया ना, तो 1991 के वर्ष में क्या हुआ हमारा कि इंटरनेट का व्यवसायीकरण कर दिया गया, यानी कि इंटरनेट को कमर्शियल बना दिया गया, यानी कि अब कोई भी इसको ले सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते, देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। तो इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान व अखबारों का प्रकाशन करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आपने देखा होगा जो हम ऑफलाइन मोड में अखबार पढ़ते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह, तो इंटरनेट के माध्यम से भी इनकी अपनी वेबसाइट्स होती है और वेबसाइट में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को पब्लिश करते हैं। तो ये हमारी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाएगी। और बहुत से ऐसे हमारे पत्र भी हैं हिंदी के जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध हैं डिजिटली, वो फिजिकली उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। भारत में देखिए इंटरनेट थोड़ा लेट आया, इंटरनेट की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन भारत में इंटरनेट पहुंचा 15 अगस्त 1995 को। वैसे 14 अगस्त 1995 को शुरुआत हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है 15 अगस्त 1995 को। और इसको शुरू करने की जो कवायद शुरू की थी वो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने की थी। ठीक है, VSNL ने, नॉट BSNL, ओनली VSNL। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके बाद हमारे देश में भी सोशल मीडिया का एक हिसाब से सोशल मीडिया शुरू हो गया, मतलब सोशल मीडिया आपस में जनसंचार करने के लिए सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे, ब्लॉग्स से शुरुआत होती है। Rediff.com पहली वेबसाइट बनेगी भारत की और ब्लॉग्स लिखना लोग शुरू कर देंगे। तो ब्लॉग्स भी क्या है, उदाहरण है हमारा सोशल मीडिया का है। ठीक है, सोशल मीडिया की एक परिभाषा हम और बोल सकते हैं, देखिए अपने पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित जो आभासी समूह हैं उनको ही सोशल मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब अपने संबंध के लिए ना, जैसे मैंने आपसे बात करनी तो हम दोनों किससे बात करते हैं, तो व्हाट्सअप से बात करते हैं या फेसबुक से करते हैं या हम इंस्टाग्राम से बात करेंगे या टेलीग्राम से बात करेंगे। तो अपने पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित जो वर्चुअल ग्रुप्स होते हैं ना, इन्हीं ग्रुप्स को सोशल मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को, जबकि इंटरनेट जो हमारा कमर्शियल हो गया था 1991 में ही हो गया था। और बाहर के देशों में तो हमारा 80 के दशक से ही इंटरनेट शुरू हो चुका था। तो इंटरनेट पत्रकारिता को 3 चरणों में बांटते हैं हम। ठीक है, पहला चरण है 1982 से 1992 तक, द्वितीय चरण है 1992 से 2001 तक, और तृतीय चरण है 2002 से लेकर अब तक।
लेकिन भारत में केवल दूसरा चरण प्रगति में है। क्यों? क्योंकि भारत में जो हमारा देखिए इंटरनेट की शुरुआत होती है वो 1995 से होती है, यानी कि उसमें द्वितीय हमारा पत्रकारिता का दौर चल रहा था विश्व में, इंटरनेट पत्रकारिता। लेकिन भारत के संदर्भ में तो पहली होगी है, क्योंकि ये दौर तो भारत में चला ही नहीं ना। भारत में अगर वैसे इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत बोली जाती है तो वो हमारी इंटरनेट शुरू होने के बाद ही आएगी, है ना। तो इसलिए प्रथम चरण को हम मानते नहीं। तो भारत में अभी दूसरा चरण है, जो तीसरा है विश्व के लिए, वो हमारे लिए दूसरा है। अभी 2002 से लेकर अब तक भारत में दूसरा चरण प्रगति में है इंटरनेट पत्रकारिता का। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। और ध्यान रखेंगे जो हमारा सोशल मीडिया होता है ना, वो अपरंपरागत अपरंपरागत माध्यम है। ठीक है, सोशल मीडिया हमारा जनसंचार का अपरंपरागत माध्यम है। क्वेश्चन कभी बनेगा, इनमें से जनसंचार का अपरंपरागत माध्यम कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया नॉन ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है? वर्चुअल दुनिया पर। ठीक है, वर्चुअल दुनिया। तो वर्चुअल दुनिया का मतलब क्या है? आभासी दुनिया। ठीक है, यानी कि डिजिटल है ना, ये कहीं पे है ही नहीं, फिजिकल है ही नहीं, है डिजिटल ही है ये सभी चीज़ें। तो इसीलिए इसको नॉन ट्रेडिशनल मीडिया भी बोला जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। हिंदी में देखिए नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुआ, यानी कि हिंदी में अगर नेट पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले वेब दुनिया जो वेबसाइट है, वेब दुनिया के साथ ये शुरू होता है। प्रभा साक्षी हिंदी का एकमात्र प्रिंट ना होने वाला ई पेपर है। ई पेपर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। अब देखिए आपका जो मैंने अभी बात की अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये हमारे हार्ड कॉपी भी हम देखते हैं, अखबार आता है घर पे, और उसी की डिजिटल कॉपी भी उनकी वेबसाइट पे होती है। ठीक है, यानी कि दोनों रूपों में मिलता है अखबार। लेकिन प्रभा साक्षी ऐसा हिंदी का एकमात्र प्रिंट ना होने वाला हमारा केवल ई पत्रिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल इंटरनेट पे देख पाएंगे, ऑफलाइन नहीं छपता है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरनेट पत्रकारिता को जाना जाता है ऑनलाइन पत्रकारिता, ऑप्शन है साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, ये सभी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए सभी इंटरनेट पत्रकारिता के ही अन्य प्रचलित नाम हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे टॉपिक पे, सोशल मीडिया के। इंटरनेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो तो हमने देख लिए। सोशल मीडिया देखिए क्या होती है, तो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट पर विकसित विविध एप्लीकेशन, वेबसाइट्स आदि को ही सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया में रखा जाता है। या दूसरी परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ, अपने जो पारस्परिक संबंध हैं इनके लिए इंटरनेट या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित जो हमारे वर्चुअल ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को सोशल मीडिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया के जो एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, जनसंचार करते हैं, इनमें इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ब्लॉग्स जो हम लिखते हैं ये भी हमारे सोशल मीडिया का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग जो ऐप्स होते हैं वो सभी सोशल मीडिया का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग ऐप्स में कौन कौन आ गए? फेसबुक आ गई, व्हाट्सअप आ गई, टेलीग्राम हो गई, ट्विटर हो गई, ब्लॉगर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, वी चैट हो गया। जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया को साझा करने वाले जो ऐप्स होते हैं इनको हम सोशल मीडिया के अंतर्गत ही रखते हैं। फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि ये सभी हमारे सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सोशल मीडिया देखिए आज की डेट में सबसे द्रुतगामी माध्यम है, न्यूज का भी, या कोई भी खबर का बोलें, न्यूज का बोलें, किसी घटना का बोलें, और इसके साथ साथ कोई नई चीज़ का बोलें। ठीक है, अपने पारस्परिक संबंधों के बारे में बोलें, अपने व्यक्तिगत मैसेजों के बारे में बोलें, तो सबसे द्रुतगामी माध्यम है जो सबसे स्पीड से काम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसको इसको नियंत्रित करने वाली कोई भी इकाई नहीं है। जैसे हमारे न्यूज़ वगैरह चैनल होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, टेलीविज़न में, उनके लिए हमारी एक संस्था बनी हुई है। ठीक है, पीटीआई बनी होती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे रेडियो के लिए हमारी बहुत से हैं देखिए संगठन हैं, जिनमें आकाशवाणी गवर्नमेंट के अंतर्गत एक निकाय है। अगर हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा में भी सेंसर बोर्ड वगैरह बना हुआ है। लेकिन अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का प्रयोग कोई भी एक साधारण मनुष्य कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहा है। वो अपनी शैली में, अपनी भाषा में किसी भी न्यूज़ को वायरल कर सकता है, किसी भी संदेश को भेज सकता है। तो कोई ऐसे यहाँ पर नियम कानून या प्राधिकरण वगैरह सोशल मीडिया में नहीं है, इसीलिए इसको अपरंपरागत मीडिया में रखा जाता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मीडिया में।
देखिए इंटरनेट का व्यवसायीकरण कब हुआ था? 1991 में। व्यवसायीकरण का मतलब है कि कमर्शियल कब हुआ इंटरनेट, तो 1991 में। पहले पर्सनल यूज के लिए था, लेकिन बाद में इसको कमर्शियल कर दिया गया। फिर उसके बाद तो बाढ़ आ जाती है ऑनलाइन जो हमारी शॉपिंग है उसके साथ साथ, जो हमारा फिर अमेज़न पैदा हो जाएगा 1995 आने आने 94 आने आने तक। अमेज़न फिर आज लीडिंग कंपनी है, देख सकते हैं आप, ई कॉमर्स की। ठीक है, तो सोशल मीडिया के एग्जाम्पल आप जान चुके हैं, ये हमारे सभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। सोशल मीडिया देखिए सहयोगी परियोजना के अंतर्गत विकीपीडिया को रखा जाता है। विकीपीडिया में आप सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं विकीपीडिया में। ठीक है, मतलब पूरा बोल सकते हैं कि जितने भी नॉलेज है उसका खजाना है विकीपीडिया, सूचनाओं का खजाना हम बोल सकते हैं। ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर वैसे देखा जाए तो सेलिब्रिटीज़ का एप्लीकेशन है जहाँ पर बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बहुत से हैं अभी। ठीक है, सामग्री समुदाय भी होता है हमारे सोशल मीडिया के अंतर्गत, जिसमें हमको सामग्री मिलती है, जैसे यूट्यूब हो गया, डेली मोशन हो गया। इसके साथ साथ जो अन्य हमारी वीडियो शेयरिंग ऐप्स होते हैं, लाइक जो हमारे एक ऑफिशियल ऐप्स हैं, जैसे सोनी की अपनी ऐप होती है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं हॉट स्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सभी सामग्री समुदाय के अंतर्गत आते हैं। सोशल मीडिया का तो उदाहरण है ना वो भी तो हमको वही सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमको पेड वर्जन में करते हैं, यानी कि पैसा लेते हैं हमसे, कुछ ना कुछ फ्री में नहीं करवाते। वहीं यूट्यूब हो गया, ये फ्री में करवाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये बिल्कुल फ्री सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और बहुत से ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी होते हैं कई कंट्रीज़ में जो पे करती हैं, मतलब जिनको यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है कंज्यूमर को। ठीक है, नहीं तो आपकी मैसेज सर्विस बंद हो जाएगी या आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये होता है हमारा सोशल मीडिया। ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो की पॉइंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए हमारा जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट में सबसे पॉपुलर है फेसबुक, और फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। पहले इसका नाम द फेसबुक था, फिर बाद में इसको फेसबुक किया गया। व्हाट्सअप की अगर हम बात करते तो व्हाट्सअप भी आज बहुत बड़ा सोशल, एक हिसाब से सोशल मैसेजिंग ऐप है, और व्हाट्सअप की स्थापना हुई थी 2009 में। ध्यान रखेंगे कब हुई थी, 2009 में। इसके बाद बात करते हैं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम की स्थापना हुई थी 2013 में। ये व्हाट्सअप की तरह एक मैसेज शेयरिंग ऐप है। और इसके बाद स्नैपचैट की बात करते हैं, तो स्नैपचैट में बहुत से हमको अलग अलग मतलब वहाँ पे पिक्चर्स एडिटिंग के वो फॉर्मेट भी मिल जाते हैं, और वीडियो कॉल के ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इंस्टाग्राम हमारी केवल बोल सकते हैं फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो हमारा बना था 2010 में बनी थी ये एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉगर, जो ब्लॉग लिखने के शौकीन है, तो गूगल का है blogger.com। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हैं आप। और ट्विटर की हम बात करते हैं, देखिए सेलिब्रिटी ऐप भी कहा जाता है ट्विटर को, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पर ट्वीट करते हैं। और ट्विटर स्थापित हुआ था 2006 में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इंटरनेट की बात हो रही है और सोशल मीडिया की बात हो रही है, वेबसाइट्स की बात हो रही है। तो वेबसाइट चलाने के लिए हमको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है और सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको माइक्रो सेकेंड में रिजल्ट ला के सामने रख देता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्तमान समय में सर्च इंजन है वो नो डाउट कौन है? गूगल है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और गूगल की मैं बात करूँ तो गूगल भी एक महत्वपूर्ण घटक है यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए। और गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 4 सितंबर 1998, 1998 में हुई थी। इसके संस्थापक सर्जे बिन और लैरी पेज ने गूगल की स्थापना की। इसका मुख्यालय था कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, इसके बाद देखिए ई कॉमर्स से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कभी एग्जाम्स में। तो ई कॉमर्स आप सुनते हैं, ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, और भारत में देखिए सबसे पहले जो ई कॉमर्स की शुरुआत की थी वो रेडिफ.com ने की थी, जो कि भारत की पहली वेबसाइट मानी जाती है। तो रेडिफ.com ने 1999 में ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पे वगैरह की सुविधा प्रदान की थी। इसके बाद आगे का जब टाइम आया तो 2006 में यात्रा.com ने फ़्लाइट टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पे पोर्टल शुरू किया। इसके बाद 2010 का समय आया तो भारत में एक एप्लीकेशन ने जन्म लिया जो आज बहुत फेमस है, पेटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन वॉलेट पेटीएम, जो कि शॉपिंग भी करवाता है ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स जितने भी हमारे वेबसाइट्स हैं आज उन्होंने एप्लीकेशन का रूप ले लिया है। और बात की जाए ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ी कंपनी है तो वर्तमान समय में वो हमारी अमेज़न है। ठीक है, अमेज़न, तो अमेज़न देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है।
और अमेज़न की स्थापना हुई थी यूएसए में 1994 में। भारत में अमेज़न ने एंट्री की थी Amazon.in नाम से 2013 में, ठीक है। और अगर बात की जाए अमेज़न की, तो अमेज़न के जो संस्थापक हैं वो है कौन? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया के धनी लोगों में शुमार हैं ये भी, जेफ बेजोस। तो अमेज़न जब शुरू हुआ था बोला जाता है केवल इस पे बुक्स वगैरह मिलती थी, बाद में इसने अपना पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत बड़ा कर दिया। आज देखते हैं कि अमेज़न पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट शायद ही हो जो नहीं मिलता है, ठीक है। और पेटीएम की अगर बात करें, भारत की जो एप्लीकेशन है पेटीएम, ये 2010 में शुरू हुई थी, ठीक है। इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और बाकी आपको पता ही है दोस्तों, जितने भी हमारे ई कॉमर्स आज वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स जो हमारी एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है इनका विश्व में, ठीक है। लेकिन इन सभी का जो घटक है, देखिए, क्या ई कॉमर्स साइट हो, क्या हमारी सोशल साइट्स हो, क्या सोशल मीडिया है, क्या हमारी नेट पत्रकारिता है, इन सभी का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वर्तमान समय में वो है इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम इतना कर पाते? क्या जो आज हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी बन पाती? क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतने ऊपर पहुंच पाते? क्या हम मार्क जुकरबर्ग को जान पाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरनेट ही इन सभी का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। और बाकी देखिए, इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है, पढ़ चुके हैं हम। ब्लॉग्स एक प्रकार की इंटरनेट डायरी होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं ना वह फिजिकली, वैसे ही आप इंटरनेट पे ब्लॉग्स लिखते हैं, जो वो आपका इंटरनेट डायरी हो गई, ठीक है। वो आपकी वर्चुअल डायरी हो गई। फिजिकली डायरी आप जो लिखते हैं वैसा ही सेम लिखते हैं वहाँ भी, लेकिन वो वर्चुअली है, और जो आप घर पे लिखते हो फिजिकली है। तो इंटरनेट डायरी किसको कहा जाता है? तो ब्लॉग्स को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। रेडिफ.com भारत की पहली वेबसाइट मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली जो वेबसाइट थी रेडिफ.com थी, और ऑनलाइन जो शॉपिंग भी शुरू करवाई थी वो इसी वेबसाइट ने करवाई थी। वर्तमान में पत्रकारिता के संदर्भ में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो वेबसाइट है वो बीबीसी की है। बीबीसी हम पढ़ चुके थे लास्ट टॉपिक में, ठीक है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो बीबीसी का आपने चैनल भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी बीबीसी का चैनल आपने देखा होगा, हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है। देखिए, हिंदी में अगर बात करें ना, वेब जगत में अगर हिंदी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी में अभी तक कोई मानक कीबोर्ड नहीं है और फ़ॉन्ट भी नहीं है वेब की दुनिया में। वैसे तो हैं, लेकिन वेबसाइट पे या वेब की दुनिया में या वर्चुअल दुनिया में मैं बोलूँ, हिंदी की मानक कीबोर्ड और फ़ॉन्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। और डायनेमिक फ़ॉन्ट के अभाव में क्या होता है, हिंदी की जो अधिकतर वेबसाइट है ना वो खुलती नहीं है, और खुलती भी है तो HTML पेज गड़बड़ाने से कुछ अलग ही कोड दिखाई देता है वहाँ पे। तो इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हिंदी पत्रकारिता नेट पे। वैसे इंग्लिश के तो बहुत से आपको वेबसाइट मिल जाते हैं, आर्टिकल वगैरह सभी मिल जाते हैं, बहुत से मतलब विस्तार पूर्वक देखने को मिलती है इंग्लिश की वेबसाइट अंग्रेजी भाषा की, लेकिन हिंदी में थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये था आज हमारा जनसंचार का भाग 3। यहाँ पर हमने देखा सोशल मीडिया क्या होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के घटक देख लिए, और सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक फिर से मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा इंटरनेट होता है। और देखिए, सोशल मीडिया का जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है वो क्या है? द्रुत गति से सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है। द्रुत गति से सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर पाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन इसके कुछ कुप्रभाव भी हैं सोशल मीडिया के, जैसे हैकिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। कभी कभी दुष्प्रचार हो जाता है, कभी कभी एडिट करके किसी आदमी की मानहानि कर दी जाती है। तो बहुत से हमारे दुष्प्रभाव हैं। बच्चे वगैरह क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी साइट्स पे ज़्यादा बिजी रहते हैं जो उनके हित में नहीं होती। तो सोशल मीडिया के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया से क्या हुआ, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप बहुत से काम कर सकते हैं। तो एक हिसाब से कोई भी आविष्कार होता है हमेशा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं, ठीक है। ज़्यादा हमने डिस्कस इसमें नहीं करना है, केवल हमने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ना है। तो दोस्तों, ये था हिंदी सोशल मीडिया का टॉपिक। आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों का एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का भी, पटवारी लेखपाल में तो आपका एक दिन रह गया। एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ, अभी भी आप लगाइए जितने लगा सकते हैं पटवारी के लिए। बाकी जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो काम आने वाले हैं बंदी रक्षक एंड फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपके सेम पैटर्न में जो कि इन एग्जाम का सिलेबस था, तो सभी लोग लगा लो। अभी 8 जनवरी यानी कि संडे आपके पटवारी एग्जाम तक ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पे, सभी कोर्सेज पे 50% की छूट है। ओके, तो कोर्स का ऑफर का लाभ उठाएं। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।